मैं 2011 में बीटेक से पास आउट हुआ था। मेरे पास पुश्तैनी 50 एकड़ जमीन है जिसमें मैं गेहूं और धान की खेती करता हूँ। खेती की तो एक धारणा है कि भाई खेती करनी है तो मिट्टी में मिट्टी होना पड़ेगा। ये किसान है। हाँ जी, ये मेंटलिटी है। हाँ जी, अदरवाइज किसान भी खुश है, जॉब वाला भी। जो बच्चा अगर एग्रीकल्चर में घुसना चाहता है, खेती में, वो बिल्कुल फोकस होके आए। ठीक है सर। इसमें क्या है, मस्ती नहीं कर सकते आप। हाँ जी, हाँ जी। फोकस होके आओगे तो ये आपका सम्मान करेगी। पर जो अड़की जमीनें होती है वहाँ पर प्योद मरने की बहुत समस्या आती है कि स्टार्टिंग के कुछ ही दिनों के अंदर 5%, 10%, 15% मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। अगर आपके खेत में 35 से 40 टिलरिंग है और सभी बाल निकाल देते हैं तो वो खेत आपका 24 क्विंटल तक जाएगा। अगर कोई छोटा किसान है 5 से 10 एकड़ का है तो वो हो सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा निकाल ले, लेकिन 50 एकड़ के अंदर एवरेज निकालना, सेम प्रोडक्शन निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज। धान में सबसे ज्यादा घबराना नहीं। नमस्कार किसान साथियों, किसान दरबार के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के गेस्ट में हमारे गेस्ट हैं श्री भूपेंद्र जी, जो करीब पिछले 10 सालों से गेहूं धान की खेती करते आ रहे हैं और एक बड़े ही प्रगतिशील किसान हैं। उनसे सीखना आज हमारे लिए गर्व की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके तजुर्बे के बारे में। तो भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार किसान साथियों जी। मैं 2011 में बीटेक से पास आउट हुआ था। उसके बाद मैंने कंपनी में भी काम किया है, पर घर की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि भाई हम बाहर काम नहीं कर पाए। उसके बाद हम खेती में ही आ गए। मेरे पास पुश्तैनी 50 एकड़ जमीन है जिसमें मैं गेहूं और धान की खेती करता हूँ। लेकिन पहले मैं इतनी अच्छी पैदावार नहीं ले पाता था। अब धीरे धीरे मेरे को भी सीखने का मौका मिलता है, तो मैं अब धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपकी पुश्तैनी 50 एकड़ जमीन है। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में आपसे पहले तो जैसे आपके पिताजी और फैमिली मेंबर संभालते होंगे? जी, पिताजी देखते थे। तो अब आपने वो सारी टेक और सारा जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली? मैं देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम। तो जब स्टार्टिंग की होगी आपने बिल्कुल शुरुआत में, तो आपके लिए तो खेती बिल्कुल नई होगी जैसे। हाँ, तब हमें खेती का इतना नॉलेज नहीं था। तब मेरे फादर साहब मेरे को गाइड करते थे कि ऐसा करो ऐसा करो। अच्छा जी। तब हमने धान लगाना भी बिल्कुल स्टार्ट ही किया था। 2008 से हमारे एरिया में धान लगना स्टार्ट हुआ था। तब तक तो हमें ना तो बीमारियों का पता था, ना ये जो आज वैरायटी हैं जैसे 1718 है, 1692 है, 1885 है, ना ये थी। तब दो ही वैरायटी थी। एक तो वो मुच्छल बोलते थे, एक 1121। हाँ, जो PB01 आती है वो शायद सिरसा के अंदर, डबवाड़ी के अंदर अभी भी वही अभी बहुत अच्छी चल रही है। तो अपने एरिया के अंदर क्या हुआ, जो वैरायटी थी एकदम मतलब भाई लोग लगाना छोड़ गए? अपने यहाँ तब एक बार मुच्छल में बहुत भारी गर्दन तोड़ बीमारी आई थी। अच्छा जी। गर्दन तोड़ और ब्लास्ट। तब बहुत भारी नुकसान हुआ था लोगों को। बिल्कुल कटाई की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, इतना नुकसान हो गया था। इस वजह से वो वैरायटी यहाँ से लुप्त ही होगी, कब कोई नहीं लगाता। अच्छा जी। हाँ, हो सकता है कि उस टाइम पे जो जागरूकता थी किसानों में उतनी ना हो, क्योंकि आज तो नेक ब्लास्ट के लिए दवाइयाँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हाँ। हालांकि अब तो दवाई आके भी बैन होगी। ट्राइसाइक्लाजोल बहुत अच्छी थी, लेकिन अब सरकार ने बैन कर दी है, पीछे छूट गई है। अब बहुत आगे आ गए हैं हम। अब तो दवाइयाँ बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई हैं। किसान को बैकग्राउंड पे आने ही नहीं देती, फ्रंट लाइन में रखती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि आपने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की है, तो क्या कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि भाई जॉब में होते तो थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा होता, क्योंकि खेती की तो एक धारणा है कि भाई खेती करनी है तो मिट्टी में मिट्टी होना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं कभी आपको महसूस होता है कि खेती में लाइफस्टाइल नहीं है या जॉब कल्चर थोड़ा सा बेटर है? ये तो हम किसानों पे डिपेंड करता है, कोई आप अपना रहन सहन कैसे करते हो। हाँ जी। लेकिन ये कहावत बिल्कुल सच्ची है कि भाई मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, तभी पैदावार आएगी। हाँ जी बिल्कुल। जॉब पे क्या है, आप सुबह एक रूटीन है, आप अच्छा नहा के नाश्ता करके घर से निकलते हो, वेल मेंटेन होके। इसमें क्या है, हम ये सोच जाते हैं कि रहना तो यही है। हाँ जी। इस वजह से थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं कर पाते। हाँ जी। ढीला रह जाता है। बस उससे हम यूं दिखता है भाई ये किसान है। हाँ जी। ये मेंटलिटी है। हाँ जी। अदरवाइज किसान भी खुश है, जॉब वाला भी खुश है। किसान अपने घर पे रहता है, हर चीज अपने अकॉर्डिंग करता है। बिल्कुल सर। किसान को किसी से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती।
किसी को एप्लीकेशन लिख के ये नहीं बोलेगा आज मैं काम पे नहीं आऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। वो खुद डिसाइड करता है आज मेरे को काम करना है, 2 घंटे करना है, 4 घंटे करना है, 10 घंटे करना है। हाँ जी, क्योंकि जो कंपनी में जो बाहर से सब कुछ सुंदर दिखता है उतना ही मेंटल प्रेशर ज्यादा रहता है, और किसानी में आदमी अंदर से खुश रहता है, अपने हिसाब से उठता है, तो वो जो एक डिफरेंस है और वो रहेगा। एक सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो यूथ है, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, खासकर वो बच्चे जो कृषि क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि वही सेम रीजन है जो आपके साथ थे। बिल्कुल। वो क्या कृषि को एक अपनी अपॉर्चुनिटी, एक करियर लेकर चल सकते हैं? क्योंकि जो प्रॉब्लम ये है कि आजकल लोगों के पास जमीनें उतनी रही नहीं, तो भाई ऑप्शन एक ही बचता है कि या तो ठेके पर लेके खेती करे या लीज पर लेके करे। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे युवा को? क्या ये एक डिसीजन हो सकता है कि भाई ठेके पर लेकर कोई अपनी लाइफ को, मतलब भाई एक प्रोफेशनल लाइफ को चला सकता है? देखो, जो बच्चा अगर एग्रीकल्चर में घुसना चाहता है, खेती में, वो बिल्कुल फोकस होके आए। ठीक है सर। इसमें क्या है, मस्ती नहीं कर सकते आप। हाँ जी, हाँ जी। फोकस होके आओगे तो ये आपका सम्मान करेगी, बगैर फोकस के आओगे तो ये आपका सम्मान नहीं करेगी, फिर आपका नुकसान होगा। हाँ, अगर आपके पास घरेलू अपना 10 एकड़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी खेती 10, 15, 20 एकड़ तक है तो आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर। आप अपना घर की इनकम आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर आपके पास जमीन ही 2.5-3 एकड़ है, फिर आपको दूसरा संसाधन इनकम का देखना, दूसरा प्रोफेशन करना चाहिए। तो हाँ साथियों, अगर 10 एकड़ तक का कोई किसान है तो खेती को कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि 10 एकड़ में ऑन एन एवरेज आप एक एस्टिमेट कितना आदमी कमा सकता है कि भाई 10 एकड़ जमीन खुद की है? खुद की 10 एकड़ जमीन है तो मैं ये मानता हूँ जैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट जितना कमा पाता है उतना ही वो किसान भी कमा लेगा, उतनी बचत निकाल लेगा। वो अपने परिवार के साथ रह के, अपने घर में रह के उतनी बचत वो निकाल सकता है। तो सर चलिए अब फसल के ऊपर आते हैं। धान की फसल में आपका काफी पुराना एक्सपीरियंस है, तो किसान साथियों को भी इस एक्सपीरियंस से अगर सीखने का मौका मिले, उसी के लिए ये एपिसोड रखा गया है। तो मुख्य चर्चा जो रहेगी आज के हमारे किसान साथियों, वो धान की फसल के ऊपर रहेगी। तो भूपेंद्र जी, थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए कि धान की फसल अगर कोई करना चाहता है, नया किसान है, तो खेत की तैयारी के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान को? क्योंकि अगर खेत की तैयारी अच्छे से नहीं हुई तो उसके बाद चाहे कितनी भी मैनेजमेंट करे, कितनी भी दवाइयां अच्छे ढंग से चलाए, वो प्रोडक्शन, वो उत्पादन आ नहीं पाता। खेत की तैयारी में हम एक तो जुताई बहुत गहरी करें, अच्छी जुताई करें। बहुत गहरी जुताई करोगे, उसके बाद खेत को लेवल करें। आजकल बहुत अच्छा सिस्टम आया हुआ है, कंप्यूटर लेवलिंग है। खेत को अच्छे से समतल करके उसमें हल्का सा एक बेसल डोज डालो। मतलब बुआई के समय? जी। अच्छा जी। जैसे बेसल डोज में आप लोग, मैंने क्या किया था, जैसे हाफ बैग, आधा बैग DAP, ठीक है जी, आधा पोटास MOP जो आता है 60% वाला, ठीक है जी। मार्केट में ये 12 और 14% भी आ रहे हैं। अगर आप ये यूज कर रहे हो तो ये पूरा बैग लगेगा। अच्छा, जो वो शायद बायो पोटाश के नाम से आ रहे हैं, वो कह रहे हो? जी, इफ्को भी डाल दे रहा है और बहुत सारी कंपनी है जो दे रही हैं। बायो पोटाश आता है वो 12 या 14% से। ठीक है सर। उसका पूरा बैग लगेगा। और जिस किसान भाई की जमीन हल्की है या पानी हल्के हैं, वो जिप्सम का प्रयोग जरूर करे। ठीक है सर। जिप्सम अगर आपको सब्सिडी वाला मिलता है तो वो जुताई के टाइम पे ही आप डालें। अगर जो प्राइवेट कंपनीज का आप ले रहे हो तो वो आप 2 बैग जो आप कद्दू तैयार करोगे उससे पहले। ठीक है सर। एक बार थोड़ा सा आप ज्यादा आगे चले गए, हम ये जानना चाहते हैं कि खेत की तैयारी में जैसे हम हैरो चलाते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं, वो जो बीच के जो खाली महीने होते हैं, समर सीजन जिसको बोलते हैं, वो कितनी बार चलानी चाहिए कि भाई 1 से 2 बार बाइक रहे? क्योंकि कई किसान क्या है, उसी टाइम कंजूसी कर लेते हैं कि भाई पेट्रोल ज्यादा लगेगा, डीजल लगेगा। तो कितनी बार होनी चाहिए एक सही मात्रा में कि जिससे खेत आप कह रहे थे बिल्कुल गहरी जुताई हो, बारीक मिट्टी हो जाए? देखो, ये डिपेंड करता है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो गेहूं का भूसा जलाते नहीं, ठीक है जी, अंदर ही दबा देते हैं। उनके लिए तो जुताई बहुत ज्यादा बार करनी होती है। अच्छा जी। क्योंकि वो तोड़ना होता है भूसा या मिट्टी में दबाना होता है, उसके लिए 6-7 बार तो जुताई होगी ही होगी। ठीक है जी। अगर किसी किसान भाई ने हाथ से कटवाए हैं तो उनका 3-4 बार में काम चल जाएगा। 2 बार तो बारिश से पहले करो, 2 बार बारिश के बाद करो,
ताकि मिट्टी अच्छी से भुर जाए, ठीक। आपका खेत कंप्यूटर लेवलर से बिल्कुल समतल हो चुके। ठीक है जी। और जो ये रोटावेटर मशीन आई है, इसका मिट्टी पर क्या प्रभाव है? रोटावेटर करने से मिट्टी, जैसे कई धारणा है कि भाई मिट्टी टाइट हो जाती है ज्यादा। बिल्कुल हो जाती है जी। अगर आप बार बार रोटावेटर एक खेत में चलाओगे तो उससे खेत की जो पानी पीने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। जैसे हम यहाँ करते हैं, अगर हमने बाय चांस किसी चीज में रोटावेटर यूज किया है तो या तो उससे पहले या हो सके तो एक बार उसके बाद आप कल्टीवेटर का यूज जरूर करें। अच्छा जी। तो रोटावेटर के बाद कल्टीवेट करने से वापिस से मिट्टी खुल जाएगी। तो ये तो रही किसान साथियों खेत की तैयारी के बारे में। अब जो अगला पड़ाव है धान के लिए वो आता है नर्सरी की, जो पैडी नर्सरी जिसको धान की प्यो तैयार करना बोलते हैं। उसको लेकर भी किसानों को बहुत सारे डाउट रहते हैं। और जो सबसे पहला डाउट है कि बीज की दर क्या रखी जाए, सीड रेट क्या होना चाहिए प्रति एकड़। अगर सपोज 10 एकड़ का फार्मर है तो मतलब कि कितने एरिया में प्यो तैयार करे और कितनी बीज दर रखे? जैसे ये डिपेंड करता है जमीन पे कि आपकी जमीन कैसी है, आपका पानी कैसा है। ठीक है जी। जहाँ पानी अच्छा है, मीठा पानी है या फिर साथ में कोई नहर लगती है, वहाँ हम 2 से 2.5 किलो में 1 एकड़ की प्यो तैयार कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन पानी आपका नमकीन है, खेत नहर से कहीं दूर है, फिर आपको यही दर आगे उठा के ले जानी पड़ेगी। वहाँ आपको 4 से 5 किलो में 1 एकड़ की प्यो तैयार होगी। सपोज जैसे 10 एकड़ का किसान है तो प्यो तैयार करने के लिए जो ये बीज है ये कितने एरिया में बुआई करनी चाहिए इसकी? ये हम ऐसे करते हैं, जैसे आप कनाल समझते होंगे, एक कनाल में हम लगभग 30 से 35 भी है, कई जगह 30 भी है, 35 भी है, 40 भी है। एक कनाल में 30, 35, 40 किलो बीज यूज करते हैं। अब प्यो तैयार करते समय लगभग कितने दिन की नर्सरी, एक सही आइडियल नर्सरी जिसको कह सकते हैं, वो रुपाई करनी चाहिए खेत के अंदर? तो वो कैसे आइडियल अगर आप नर्सरी लगाओगे तो मैं मानता हूँ 28 से 30 दिन पे यहाँ नर्सरी तैयार होती है। प्योद 28-30 दिन की प्योद अच्छी चलती है खेत में। ठीक है जी। तो मतलब 30 दिन से ज्यादा बड़ी ना हो जी जी, और 25 दिन से छोटी ना हो। एक बीज की 25-30 दिन की प्योद है वो सबसे बेस्ट। वो फिर वही बात आएगी, अगर आपकी मिट्टी और पानी अच्छा है तो आप चाहे 20 दिन की, 22 दिन की, 25 दिन की लगा दो, वो चल जाएगी। अच्छा। लेकिन यहाँ हमारे एरिया में मिट्टी थोड़ी सी हल्की है, पानी भी नमकीन है, यहाँ प्योद चलेगी 28 से 30 दिन वाली, जो थोड़ा सा टेम्परेचर को सहन कर सकती है वो। ठीक है जी। जहाँ पर हल्के पानी है, हल्की जमीनें हैं, अगर प्योद थोड़ी सी पुरानी होगी तो उसे नमक सहन करने की जो क्षमता होगी, खराब पानी के TDS की जो सहन करने की क्षमता होगी वो ज्यादा होगी। इसीलिए पुरानी प्योद वहां पर प्रेफर करी जाती है। बिल्कुल। अब बात आती है उसकी रुपाई की। तो जो कद्दू करते टाइम जो बेसल डोज आप यूज करते हैं तो उसके बारे में क्या कुछ आप फर्टिलाइजर डालते हैं? बेसल डोज में मैंने आधा बैग तो DAP डाला था, आधा MOP पोटाश डाला था और 1 बैग जिप्सम डाला था। ठीक है जी। जिप्सम जो pH के लिए आपने डाला? हाँ जी, था? हमारी जमीन और पानी थोड़ा सा हल्का है, इस वजह से pH मेंटेन रहेगा, नमक ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम जिप्सम डालते हैं। ठीक है जी। और जो ये जो बेसल डोज का कॉम्बिनेशन है ये एक ही साथ आपने मिला के, हाँ जी, डाल के उसके बाद कद्दू किया था? हाँ। या फिर कद्दू करने के बाद डालना? नहीं, आप पहले डालो, उसके बाद पानी छोड़ो और कद्दू तैयार करो। अच्छा, मतलब सूखे खेत में इसकी छिड़काव करना है, फिर पानी देना है और फिर कद्दू करना है। हाँ, तो ऐसा भी ना करे किसान भाई, जैसे कुछ किसान भाई ज्यादा एडवांस चलते हैं, जो आज डाल दिया और 1 हफ्ते बाद कद्दू तैयार करोगे, तो उसमें मैं उसको ठीक नहीं मानता। अच्छा जी। अगर आपने आज ही तैयार करना है तो उसके तो आज ही डालो या फिर 1 दिन पहले डालो। तो मतलब जो कोई जिसके ज्यादा एकड़ का फार्मर है तो ये नहीं है कि भाई सारे खेतों में एक साथ खाद डाल दे, जैसे जैसे खेत तैयार होते रहते हैं वैसे वैसे डालता जाए और एक एक खेत के ऊपर अपना पानी लगाता जाए। हमने कद्दू करना सीखा और इसकी जो बेसल डोज के बारे में जाना। तो आगे के जो ये पहले 15 दिन आते हैं धान के रुपाई से लेकर 15 दिन, इन 15 दिनों में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ये थोड़ा सा किसान साथियों को बताइए। एक हमारे यहाँ बहुत आम समस्या आ जाती है झंडा रोग की। ठीक है जी। तो अगर हम उसको अब छोड़ देंगे तो बाद में बहुत परेशान करेगा वो। मैं सभी किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर बकानी या झंडा रोग आपके खेत में आता है तो उसकी तैयारी हम कद्दू में ही कर सकते हैं। या तो आप प्योद उखाड़ो, वहीं पे
कोई 10 बाई 10 का गड्ढा तैयार करके उसमें ऐसा सिस्टम करो कि कोई पन्नी बिछा के 3-3 4-4 इंच पानी करो, उसके अंदर कोई फंगीसाइड जैसे कार्बनडाजिम मैनकोजेब या फिर आप थाइपोनेट मिथाइल डाल सकते हो, डालो और उसमें पौध एक बार रखो 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप रख सकते हो, उसके बाद रोपाई करो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो क्या करो, आप जो बेसल डोज डाल रहे हो उसी में 500 ग्राम आप या तो कार्बनडाजिम डालो या फिर थाइपोनेट डालो, बेसल डोज में डाल के कद्दू तैयार करके फिर रोपाई करो, आपको झंडा या बकानी रोग से छुटकारा मिल जाएगा। तो जो ये आपने विधि बनाई है, जो ये गड्ढा बनाने वाली और उसमें पन्नी बिछा के, अगर ज्यादातर जो पौध उखाड़ी जाती है वो शाम के समय जो लेबर है पौध उखाड़ देती है और अगले दिन उसकी रुपाई होती है, तो क्या पूरी रात भर उन पौध को हम उसमें दवाई के घोल में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, कुछ नहीं हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। अच्छा जी। अगर आपने रात भर रख दिया तो उससे अच्छा रिजल्ट आप और कुछ ले ही नहीं सकते। तो किसान साथियों, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जानकारी निकल कर आई है, खासकर बकानी रोग के लिए, झंडा रोग के लिए। आप एक 10 बाय 10 फीट की क्यारी बनाएं, उसमें पन्नी बिछाकर उसमें रात को ही पानी भरे, 3 से 4 इंच भी काफी है, सिर्फ इतनी तो जड़ होती है। अच्छा, मान लो पौध जो है उसकी इतनी जड़ है, वो जड़ डूबनी चाहिए बस। ठीक है जी। हाँ। दवाई जो घोड़नी है उसकी डोज कैसे रखी जाएगी अब किसान भाइयों? जैसे आपने बताया कार्बेंडाजिम हो, हाँ जी, जो ज्यादातर 2 ग्राम पर लीटर चलती है। जी जी। अगर नर्सरी है तो उसको 50% कम कर लेते हैं या 2 ग्राम ही रखी जाए? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही 1 से 2 ग्राम की प्रति लीटर। आपने अगर मान लो 50 लीटर पानी लगाया तो 100 ग्राम दवाई, और 25 है तो 50 ग्राम दवाई जी। अब आते हैं अगले मुद्दे के ऊपर कि 15 दिन में हमने बकानी रोग को कंट्रोल कर लिया, तो जो उसके बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं? खरपतवार नियंत्रण के लिए हम कद्दू तैयार करने के बाद, रोपाई के बाद, ठीक है जी, एक पर्टिला 30% आती है, जैसे सीजेंटा का रिफिट प्लस है, IL का सुपर रेसर है, मार्केट में हर जगह मिलता है, पर्टिला नाम से आती है 30% की, वो आप दवाई डाल दो। ठीक है जी। और 24 से 72 घंटे उसमें पानी रखो। ये कितने दिन पर डालनी है जो ये दवाई है? नर्सरी के तुरंत बाद। अच्छा, रोपाई के तुरंत बाद। रोपाई के तुरंत बाद, रोपाई करते ही इसको डालना है। आप रोपाई करोगे, आपके खेत में पानी रहता ही रहता है। हाँ जी। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो तुरंत ही जमीन पी जाएगी, वो कम से कम 1 दिन 2 दिन रहेगा। हाँ जी। आप रोपाई करो, उसके तुरंत बाद ही पर्टिला का छिड़काव कर दो। ठीक है जी। आपको खरपतवार से नियंत्रण मिल जाएगा। इसको जैसे स्प्रे करें या मिट्टी में मिलाएं, कैसे, मतलब इसकी विधि है? इसका अलग अलग तरीका है। जो अब रुझान में चल रहा है वो तो ये है कि भाई उसको 2 लीटर की बोतल में डालो, ठीक है जी, उसमें सुराख करो और उसके खेत में 3-4 राउंड लगा दो। ठीक है जी। और दूसरा, आप कुछ किसान जिन्होंने करके देखा है, मैंने तो किया नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जैसे यूरिया में मिला देते हैं, आधे बैग यूरिया में मिलाया पर्टिला को और फिर छींटा दे दिया, उससे क्या है वो हर जगह पहुंचेगी। ठीक है जी। वो भी चलता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। तो 2 विधि से किसान भाई इसको दे सकते हैं। तो दूसरी जी, कहीं पर जो ये अड़की जमीनें होती है वहां पर पौध मरने की बहुत समस्या आती है कि स्टार्टिंग के कुछ ही दिनों के अंदर 5%, 10%, 15% मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। उसके लिए किसान साथी क्या करें कि भाई पौध मरने की क्षमता कम हो, मोर्टेलिटी कम हो? जहां जहां पानी की समस्या होगी ना, पानी नमकीन होगा या हल्का होगा, वहां ये समस्या ज्यादा आएगी। ठीक है जी। अगर आपका मीठा पानी है या नहरी पानी है तो पौध नहीं मरेगी, हल्का पानी है तो पौध मरेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसल डोज में यूरिया ऐड कर सकते हैं। यूरिया से पौध मरने से कम होगी? बिल्कुल, नाइट्रोजन देगा और वो पौध को मरने नहीं देगी। तो जो बेसल डोज डाली थी हमने, हाँ। DAP, पोटाश और तीसरी चीज थी जिप्सम, उसी के अंदर यूरिया ऐड करना है। और कितनी डोज रखे यूरिया की? बिल्कुल हल्की सी यूरिया डालनी है, जैसे 12 किलो 15 किलो आप यूरिया ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई किसान साथियों। अगर पौध मरने की समस्या है तो बेसल डोज के टाइम पर आप 12 से 15 किलो यूरिया का इस्तेमाल कीजिए। तो अगले चरण में बढ़ते हैं सर। तो 15 दिन के बाद फर्टिलाइजर स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। पहली डोज जो आती है, तो वो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट किस प्रकार करें, खाद प्रबंधन किस प्रकार करें, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे किसान साथियों, मैं तो 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। 3 बार
खाद देते हैं हम। पहली खाद में हम देते हैं एक माइक्रोराजा। ठीक है जी। सभी किसान भाई जानते हैं, जैसे रैली गोल्ड आती है टाटा की, और माइक्रोराजा पीआई का आता है, बायोविटा, एक सागरिका आती है, ये सब माइक्रोराजा हैं। इनको हम पहले खाद के साथ दे सकते हैं। पहला खाद मैं देता हूँ 25 किलो यूरिया का, आधा बैग। ठीक है जी। उसके साथ हम मिलाएंगे ये माइक्रोराजा जी। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपनी फसल से, तो और ऐड कर सकते हैं। जैसे आप जिंक डाल सकते हो, सल्फर डाल सकते हो। मैं नहीं डालता, धान में नहीं डालता, गेहूं में डालते हैं। तो मतलब कि अगर जो किसान गेहूं में डाल रहे हैं तो धान में डालने की जरूरत नहीं है, वो खर्चा बचा सकते हैं जिंक और सल्फर का। बिल्कुल ठीक है जी। देखो, हमें कॉस्ट कटिंग भी करनी है। ये नहीं कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में हम अपनी कॉस्ट ही वहां ले गए कि भाई हमें बचत ही ना आए। हाँ जी। बचत का भी तो हमें ध्यान रखना है। इस वजह से जहां कॉस्ट कटिंग है वहां हम कॉस्ट कटिंग करेंगे। आप पूरे साल में एक बार आप सल्फर दे दो, काफी है। तो अगर सल्फर देना है तो इसको गेहूं में देना ज्यादा बेटर है या धान के अंदर? धान में ज्यादा दिक्कत आती नहीं। गेहूं में क्या है, जैसे हम कोर देते हैं तो वहां पानी की समस्या हो जाती है, कई बार जमीन पीती नहीं। हाँ जी। जैसे रोटावेटर ज्यादा चली हो या सुपर सीडर से बिजाई हो रही हो, तो वहां जमीन पानी पीती नहीं, वहां हमें सल्फर डालना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएगी तो गेहूं में पीलापन देखने को मिलेगा, वहां हम नुकसान खाएंगे। और धान के अंदर मुख्यतः बताया जाता है कि जो खैरा डिसीज आती है, जो पत्ते खासकर नर्सरी के टाइम पर जो जड़े जड़े हो जाते हैं, उसमें जिंक की कमी के कारण होती है वो जी। तो जिंक धान में देना बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा एक किसानों के लिए? जिंक धान में चलता है, कोई दिक्कत नहीं, स्प्रे हो जाती है। अच्छा जी। हाँ, कुछ नीचे भी डालते, फोलियर भी डाल देते हैं और स्प्रे भी कर देते हैं। ठीक है जी। तो अगर किसान साथी चाहे तो पहले माइक्रोराइजा के साथ जिंक दे सकते हैं ना वो, मतलब? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ आप दूसरी खाद में दो। दूसरी खाद के अंदर? हाँ, रोपाई के तुरंत बाद एब्जॉर्ब नहीं कर पाता पौधा, जब टिलरिंग स्टार्ट हो जाती है तब आप दे सकते हो। आपने जो भी सप्लीमेंट देने हैं तब दो। ठीक है, मतलब जो शुरुआती दौर में केवल यूरिया ही दें। हाँ, क्योंकि टिलरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है जी। तो पहली फर्टिलाइजर की डोज होगी, आपने जैसे बताया आप 3 डोज में कंप्लीट करते हैं। 3 डोज में। तो दूसरी डोज के अंदर क्या चार्ट रहता है? दूसरी डोज के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैं तो अपना खुद का खेत में जैसे ये डालता हूँ कार्बोफुरन, निमोटिड पे काम करता है, नीचे गांठ नहीं बनने देता। कार्बोफुरान डालते हैं और वही आधा बैग यूरिया डालते हैं। ठीक है जी। दूसरी डोज में हमने निमाटोड को कंट्रोल किया। जो जमीन के और दूसरे अन्य जीव होते हैं जैसे दीमक होगी, कार्बोफुरान उन पे भी काम करता है या उनके लिए? उस पे भी काम करता है, उस पे भी रिजल्ट है इसका। तो ठीक है, 2 डोज कंप्लीट हुई। और तीसरी डोज में आप क्या प्रेफर करते हैं खाद के साथ? तीसरी डोज में मैंने इस बार क्या किया था, आधे बैग यूरिया के साथ मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया था। नया तो क्या कह सकते हैं, पुराना ही प्रोडक्ट है, पैक्लोबुट्राजोल। पैक्लोबुट्राजोल जी। लास्ट ईयर मेरी धान गिर गई थी, तो मेरे को किसी किसान साथी ने बताया कि आप ये डालो, उससे हाइट कम रहेगी। ठीक है जी। तो मैंने ये डाला 100 से 150 ml पर एकड़। ठीक है जी। उससे मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, एक तो टिलरिंग बढ़ी, पौधे की हाइट रुकी। इस बार मेरे 50 एकड़ में से मुश्किल से 2-3 एकड़ गिरे हैं, बाकी सब ठीक थे। केवल 100 ml आपने यूरिया के अंदर मिला के डाला? 100 से 150 ml आप डाल सकते हो, लेकिन उसमें एक ध्यान रखना है, जैसे ही आपने फोलियर डालोगे उस पे यूरिया में मिला के, तुरंत बाद आपने पानी नहीं देना है। ठीक है जी। जैसे वो अपनी लेयर जो बनाती है, पानी दोगे तो वो एक साइड इकट्ठी हो जाएगी, जिस साइड से आप पानी दोगे उधर से उसका असर खत्म हो जाएगा, जिस कोने में पानी इकट्ठा होगा वहां उसका असर ज्यादा हो जाएगा, वहां एक्सेस में हो जाएगा। हाँ, अच्छा। वहां पौधे ज्यादा छोटे रह जाएंगे, इधर से हाइट रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आप पैक्लो डालो, आप डालने के 1 सप्ताह तक पानी मत दो। 1 सप्ताह तक पानी नहीं देना? हाँ जी। मतलब अगर खेत में पानी खड़ा है एक जगह पे, आप पहले सिंचाई करो, उसके बाद पैक्लोबुट्राजोल 100 से 150 ml आधा कट्टे में
मिला के या फिर रेत में मिला के आप डालो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये रहा किसान साथियों खाद प्रबंधन। 3 स्प्लिट डोज में खाद को हम पूरा करते हैं और एक सही वैज्ञानिक विधि है जो इस पूरे फर्टिलाइजर डोज के कारण करीब कितने कट्टे यूरिया, मतलब आपका जो विभाजन रहता है, कितने बैग यूरिया एक किसान को देनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग 1.5 से 2 बैग काफी है पूरी फसल के लिए। धान की 1.5 से 2 बैग 3 डोज में बांटना है। बिल्कुल ठीक है जी। हम लगाते हैं ये बासमती वैरायटी, जैसे 11-21 है, 17-18 है, 18-85 है। इसमें 1.5 से 2 बैग काफी है। इससे ज्यादा डालोगे फिर नीचे बीमारी आने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। ये रही किसान साथियों खाद प्रबंधन के बारे में। अब बढ़ते हैं फसल के अंदर आगे। करीब टिलरिंग की जो प्रोसेस है, कल्ले निकलने की प्रोसेस है, ये कितने दिनों में कंप्लीट हो जाती है? धान में जो टिलरिंग प्रोसेस है वो अंडर 40 डेज में कंप्लीट हो जाता है और इन्हीं 40 दिन में हमें खाद देनी होती है। इन्हीं 40 डेज में आप लोग जो आप धान को दे सकते हो वो दे के बंद कर दो। ठीक है जी। उसके बाद जो आप दोगे फायदा करेगा वो, लेकिन नुकसान ज्यादा कर सकता है। ठीक है जी। 40 दिन के बाद भी आप यूरिया 1 बैग दे दोगे, वो आपको असर दिखाएगा, खेत में कच्चापन ले आएगा और फूट भी ले आएगा, लेकिन बाद में वो समस्या ये देगा, वो एक देसी भाषा में कहते हैं घोषण हो जाएगा। अच्छा जी। उसमें हवा ही नहीं लगेगी, गलना स्टार्ट हो जाएगा नीचे से, उसका कोई फायदा नहीं है। हवा नहीं लगेगी तो बीमारियां का प्रकोप बढ़ेगा, क्योंकि जितना बढ़िया एरिएशन होगा, हवा का आवागमन होगा, उतनी अच्छी फसल चलेगी। बिल्कुल। आपके खेत में जो टिलरिंग होती है, करीब कितने कल्ले एक पौधे से मतलब निकाल सकते हैं आप? निकल जाते हैं ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज आप ये लगा लो भाई, वैसे गिनोगे तो आपको 35-40 टिलरिंग दिखेगी। ठीक है जी। लेकिन मैं मानता हूं जब हम बालियां गिलेंगे तो 25 से 30 बालियां एक पेड़ में मिलेंगी। अच्छा, मतलब टिलरिंग की और बालियों की संख्या अलग अलग होगी? बिल्कुल हो जाती है। अगर आप बहुत देर तक, जैसे आप 55 दिन पे, 50 दिन पे, 60 दिन पे भी यूरिया देते रहोगे तो क्या है, आपकी टिलरिंग हो जाएगी। ठीक है जी। टिलरिंग तो आपकी 50 तक भी चली जाएगी। ठीक है जी। लेकिन बालियां उतनी नहीं आएंगी। तो ये बहुत समझने की जरूरी चीज है कि टिलरिंग बढ़ाना का चक्कर ये नहीं है कि भाई, क्योंकि फाइनल तो हमारे काम की तो बालियां ही रहने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि जो आजकल मार्केट में ज्यादातर यही दवाइयां चलती है कि फूट की दवाई दे दो, ज्यादा से ज्यादा फूट कराओ, क्योंकि जो क्षमता है वही रहने वाली है आखिरी में। भाई पौधे के पास भी तो अपना अनाज भंडार है, जो उसकी ताकत है वो कितनी देगा। हाँ जी। अब ये थोड़ी ना आपने एक पौधे से 60 टिलरिंग करा दी हाँ जी। तो वो 60 बालियां निकालने में सक्षम थोड़ी ना है। बिल्कुल सही बात है जी। वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचा सकता है? अगर वो मान लो 60 की 60 भी निकाल देगा तो उनमें दाने पूरे नहीं बनेंगे। हाँ जी। दाने कम रह जाएंगे। जहां तक मेरा नॉलेज है, अगर आपके खेत में 35 से 40 टिलरिंग है और सभी बाल निकाल देते हैं तो वो खेत आपका 24 क्विंटल तक जाएगा। 24 क्विंटल अगर देखा जाए मन में, कितना मन हो जाता है सर? 60 मन। 60 मन। तो बासमती के केस में किसान साथियों 60 मन एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन इसको हम कह सकते हैं निकालना। बिल्कुल, बहुत अच्छी A1 प्रोडक्शन में आ जाता है। एक बात जो हम और आपसे जानना चाहते हैं कि किसी भी फसल के लिए खाद से भी ज्यादा, खेत की तैयारी से भी ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो है पानी का प्रबंधन। बिल्कुल, पानी आपको बहुत ध्यान से देना होता है। और ये नहीं कि आपने भैया 1 फीट पानी चढ़ा दिया, नहीं, 3 से 4 इंच पानी हो एक खेत में, वही बेस्ट है। ठीक है जी। अगर आप पानी को सुखा सकते हैं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ चाय का एरिया है, पानी सूखता नहीं। ठीक है जी। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पानी कम रहे। आप जितना 2 से 3 इंच या मैक्सिमम 4 इंच तक पानी अगर पैडी में रख सकते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है जी। एक जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि वैसे तो धान एक ऐसी फसल है, एक इकलौती फसल है जो पानी के अंदर भी सांस ले सकती है जी। तो पर एक जो प्रोसेस बताई जाती है कि कितने दिन तक, भाई 10 से 15 दिन तक तो खड़ा पानी आप रख सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की प्रक्रिया जो चलती है कि एक बार पानी लगा के वापिस सुखाना, फिर पानी लगाना, वो करने से क्या लाभ होते हैं? क्या वो करना चाहिए फॉलो, या भाई लगातार पानी देना, वो कौन सा डिफरेंस है? कौन सी? ये डिपेंड करेगा वाटर लेवल पे। ठीक है जी। अगर आपकी वाटर लेवल 25, 30 या 50 फीट तक है तो आप पानी सुखा सकते हो। ठीक है जी। आप सिंचाई रोक दो, पानी अपने आप सूख जाएगा। लेकिन आपने पानी सुखाने के बाद देना भी जल्दी है, ये नहीं कि आप भूल ही गए। अगर आपका वाटर लेवल ऊपर है, ठीक है जी, 5-10 फीट पे ही है, फिर आप पानी मत सुखाओ खेत का।
ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने पानी सुखाओगे तो नमक ऊपर आ जाएगा या बोलेंगे सेम ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी। अगर वाटर लेवल आपका नियर बाय है तो आप कम से कम 3 से 4 इंच पानी खेत में रखो ही रखो। ठीक है जी। तो हमने खाद प्रबंधन के बारे में सीखा, मिट्टी प्रबंधन के बारे में, पानी के बारे में सीखा। अब जो मुख्य चर्चा है वो है स्प्रे शेड्यूल जो होता है, जो स्प्रे का चार्ट फॉलो करते हैं आप, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ताकि जो पेस्ट हैं, बीमारियां हैं, उनका कंट्रोल एक अच्छे ढंग से हो। तो वो स्प्रे शेड्यूल कब से स्टार्ट होता है और क्या क्या आप उसमें प्रोसीजर फॉलो करते हैं? मैं मुख्यतः 2 स्प्रे करता हूँ। पहला स्प्रे तो हम करते हैं गोब अवस्था में और दूसरा हम स्प्रे करते हैं निसारे पे, निसारा जब बालियां निकल जाए। गोब अवस्था में हम स्प्रे करते हैं तो वो लगभग 75 दिन या 80 दिन के पास हो जाती है। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि भाई आप अलग से कुछ करना चाहते हैं तो आप 55 दिन पे भी एक स्प्रे निकाल सकते हैं, प्रिवेंटिव स्प्रे जिसको हम बोलते हैं। या आपको लगे कि भाई आपके खेत में सुंडी का प्रकोप है या पत्ता लपेट सुंडी का प्रकोप है तो आप 55 दिन पे स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये स्प्रे में कौन सी दवाई किसान ले जो भाई खर्चे में भी ठीक रहे और जिसके रिजल्ट आपने पर्सनली यूज करके देखे हो? इस साल मैंने सुंडी पे काम किया था, ये कोराजन वाला साल्ट लिया था, CPTR क्लोरेंट्रा नीलीप्रॉल। ठीक है जी। ये इसका रेट बहुत ही वाजिब हो गया था, 400 से 450 रुपए पर एकड़ आ रही थी। इसका स्प्रे किया था, रिजल्ट अच्छे मिले। ये जो सुंडी के लिए बताया हाँ आपने, जी, ये सुंडी के लिए कह लो या फिर पत्ता लपेट के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो 50-55 दिन पे स्प्रे होना है पहला प्रिवेंटिव, आप उसमें बता रहे हैं कि ये जो CPTR बता रहे हैं। हाँ, 50-55 दिन पे जो स्प्रे करोगे उसमें ये आप कोराजन वाला साल्ट यूज करो। अगर साथ में आप प्रिवेंटिव में और कुछ फंगस का डालना चाह रहे हो तो आप जैसे पल्सर यूज कर सकते हो, कस्टोडिया यूज कर सकते हो। ठीक है किसान साथियों, अगर आप कोई प्रिवेंटिव स्प्रे धान में लेना चाहते हैं जो करीब रोपाई के 50-55 दिन पर होता है तो आप पल्सर फंगीसाइड का यूज कर सकते हैं, या फिर जो कस्टोडिया के नाम से आता है उसके साथ में पत्ता लपेट और गोब की सुंडी के लिए आप दवाई जरूर मिला ले, जिसमें कोराजन का साल्ट आता है। तो जैसा कि सर ने बताया उसके रेट भी काफी वाजिब हो चुके हैं, करीब 400 रुपए प्रति एकड़ का एक खर्च रहेगा। तो ये पहला स्प्रे आपका हो सकता है। अगर आपकी दान कमजोर है, ठीक है जी, आपको लग रहा है, आपका मन नहीं मान रहा कि भाई अच्छी दान नहीं है, तो आप 50-55 दिन पे 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। 50-55 दिन पर जो आप पहले ये प्रिवेंटिव स्प्रे करोगे उससे या तो 3-4 दिन बाद कर लो या पहले कर लो। ठीक है जी। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो 50-55 दिन पे आप 05234 का बोरोन के साथ मिला के स्प्रे करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके क्या फायदे होते हैं जी जो 05234 है? इससे आपको ये जो दाना थोथा रह जाता है, हाँ जी जैसे बाल में बहुत सारे दाने आप पकड़ के देखोगे दबा के तो थोथे रह जाते हैं जी, हर एक दाने में भरावट आएगी, अच्छा साइज होगा, दाना मोटा रहेगा और उकासा भी नहीं आएगा खेत में। ये दोनों स्प्रे के माध्यम से देने हैं बिल्कुल। और जो पहले प्रिवेंटिव स्प्रे के 3-4 दिन के अंदर आप ये स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसकी डोज भी है सर कोई? आप 05234 हम 1 से 1.5 किलो घुलनशील है ये पानी में वो डाल सकते हैं। बोरोन 100 से 150 ग्राम। ठीक है जी। बोरोन तो पर परागण में बहुत फायदा देती है। ठीक है जी। तो मतलब ये हमारा एक न्यूट्रिएंट स्प्रे हम इसको कह सकते हैं, जो बीमारियों के स्प्रे से हटके, जो अगर किसान भाई ने शुरुआत में खाद नहीं डाली है किसी प्रकार से तो एक न्यूट्रिएंट स्प्रे दे सकते हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जो बीच में मिस कर जाते हैं, अब दूसरा खाद मिस कर गए या मान लो आप पहला ही मिस कर गए, ज्यादा बारिश के कारण पानी भर गया और कुछ हो गया, तो आपको लग रहा है कि भाई अगर धान मेरा हल्का है तो मैं हर एक किसान से कहना चाहूंगा आप 05234 का जिंक के साथ और बोरोन के साथ जरूर स्प्रे करें। ठीक है जी। तो ये हमने जाना एक न्यूट्रिएंट स्प्रे के बारे में। तो जो अगला स्प्रे रहेगा हमारा, जो आपने बताया था कि निसारे के टाइम एक आप दूसरा स्प्रे करते हैं गोब अवस्था में जी, उसमें क्या आप कौन कौन सी दवाई रखते हैं और उनका मकसद क्या रहता है? मतलब जैसे मैं पर्सनली तो गोब अवस्था में एक तो फंगीसाइड यूज करता हूँ और कीड़े के लिए यूज करता हूँ। ठीक है जी। फंगीसाइड में हम जैसे कस्टोडिया है और थोड़ा सा और कॉस्ट बढ़ानी है तो एमिस्टार का सॉल्ट है और
कीड़े के लिए जैसे मैंने कोराजन का यूज़ किया था। अगर आप थोड़ा सा मिक्स करना चाहो तो कोराजन के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट यूज कर सकते हो, वो बेस्ट रिजल्ट देगा। कोराजन तो जैसे आपने बताया कि भाई कीड़े पे के लिए होगी, गोब की सुंडी के लिए हाँ जी। होगी, तो ये इमामेक्टिन क्या काम करेगी? वो भी वही काम करेगी। अच्छा जी। हाँ, गोब अवस्था में हमें सबसे ज्यादा खतरा ही सुंडी से रहता है। तो मतलब डबल बनाने का क्या पर्पज है, मतलब 2 दवाई मिलाने का, उससे क्या फायदा होता है? उस बहुत बार क्या होता है, कब जैसे कोई दवाई किसी जो सुंडी है ये हैबिचुअल हो जाती है ठीक है किसी एक दवाई के प्रति, तो 2 दवाई मिलाने से क्या होता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी। जो मतलब कोई पेस्ट है वो रेजिस्टेंट ना बना ले किसी पर्टिकुलर दवाई के लिए, बिल्कुल। तो 2 दवाई मिला देंगे तो एक तरीके से उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा केमिकल है। बिल्कुल, अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। जैसे हम सिर्फ इमामेक्टिन डालते हैं जो थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है जी। तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है, पर जो CPTR डालते हैं उससे नीचे रह जाता है। लेकिन अगर आप दोनों को मिला दोगे तो आपका 600-700 रुपये में बहुत अच्छा स्प्रे आएगा। ठीक है जी। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुंडी आपको तंग ही नहीं करेगी। ठीक है जी। तो जैसे 400 रुपए का CPTR यानी क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो है, कोराजन है जी, उसके साथ में करीब 200 रुपए का इमामेक्टिन हो गया। इमामेक्टिन, ये तो हो गया कीड़े के लिए, तितली के लिए, फड़का के लिए। बिल्कुल। इसके साथ में आपने बताया कि एमिस्टार टॉप, एमिस्टार टॉप डाल लो या कस्टोडिया, तो उसका खर्चा कितना रहेगा करीब? वो वेरी करते हैं कंपनी टू कंपनी। अच्छा जी। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। आप सिर्फ बोतल पे ये देखो, अच्छा रजिस्टर्ड तो कंपनी है और उस पे साल्ट क्या लिख रखे हैं। ठीक है जी। तो ये कोई फर्क नहीं है भाई? कुछ लोग कहते हैं कि केवल ओरिजिनल कंपनी है जैसे सिजेंटा है, टाटा है, इनके प्रोडक्ट यूज करें, या लोकल कंपनी के भी रिजल्ट है? अभी भी रिजल्ट हैं अभी भी। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं कि भाई उसका सॉल्वेंट अच्छा है, दवाई तो सबने एक ही डाली है, हाँ जी। तभी तो मेंशन कर रखा है भाई ये साल्ट इतने % हमने डाला है। ठीक है जी। डिफरेंस कहाँ है? सॉल्वेंट का डिफरेंस है। ठीक है जी। वो डिफरेंस हम पहचान नहीं सकते। हाँ जी। हाँ जी। मैं कैसे वेरीफाई करूं कि भाई सिजेंटा ने बहुत अच्छा सॉल्वेंट डाल रखा है? हाँ जी। वही दवाई मेरे को 4,500 की भी मिल रही है, वही दवाई मेरे को 2,500 की भी मिल रही है। ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ भाई किसी भी छोटी रजिस्टर्ड, अच्छी रजिस्टर्ड कंपनी का डाल लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। मतलब डोज बढ़ा के आप काउंटर कर देते। हाँ जी। तो किसान साथियों, एक बहुत बड़ी अप्रोच सीखने को मिली कि अगर कोई अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने से बजाय अगर हम टेक्निकल ज्यादा नॉलेज को ग्रहण करेंगे, टेक्निकल ज्यादा चीजें सीखेंगे, बिल्कुल, तो हम कम खर्चे में भी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। आप थोड़ी सी डोज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो क्या कुछ 1-2 ऐसी कंपनी है जिनके आप नाम बता सकते हैं, जिनके प्राइस थोड़े कम हो और रिजल्ट अच्छे हो? किसान साथियों, मैं तो IL परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, उसी की दवाइयाँ यूज करता हूँ जो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और अच्छे प्राइस में मिलती है। IIL यानी कि ट्रैक्टर ब्रांड जो है, अच्छा, उसकी दवाइयाँ यूज। ट्रैक्टर ब्रांड की ये दवाई है, शायद इंडिया इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, हाँ जी, इसका नाम है। तो इनके रेट्स हैं जो और कंपनियों के मुकाबले थोड़े से बहुत कम है। तो ये रहा हमारा जो स्प्रे था, पहला स्प्रे गोब का स्प्रे, जिसमें हमने जाना एक फंगीसाइड के बारे में और इंसेक्टिसाइड के बारे में जी। तो जो दूसरा स्प्रे है हमारा, उसमें अगर आपके एरिया में जैसे भूरा तेला या मच्छर, ब्राउन ओपर जिसको कहते हैं, वो उसकी शिकायत है, तो जैसे मैंने किया था, गोब अवस्था में ही 100 से 120 ग्राम मैंने पाइमेट्रोजिन डाल दिया था। बहुत से किसान जानते होंगे, चेस, सिजेंटा का चेस आता है जिसमें पाइमेट्रोजिन आती है। ठीक है जी। तो 100 से 120 ग्राम पाइमेट्रोजिन गोब अवस्था में ही डाल दिया था। उसकी भी कॉस्ट अब घट के बहुत कम आ गई है। वो लगभग 220 या 250 के करीब पर एकड़ खर्चा आता है। जो चेस का टेक्निकल है जी, क्योंकि एक टाइम पर तो सिजेंटा का चेस काफी कॉस्टली प्रोडक्ट, काफी कॉस्टली था, वो 3,500 से 4,000 के पास आता था। अब बाकी कंपनियां क्या है, उसको बहुत नीचे ले आई हैं। वही टेक्निकल आपको 200 से 250 रुपए तक मिल जाता है पर एकड़ का। ठीक है जी। ये काम करेगा भूरा तेला के ऊपर। हाँ, ब्राउन ओपर को आने ही नहीं देगा। तो जो ब्राउन ओपर है, क्या मतलब अगर किसान इसको समय से कंट्रोल नहीं कर पाए
तो कितना डैमेज कर सकता है, कितनी इसकी क्षमता है? ब्राउन ओपर अगर डैमेज करने पे आए तो आप ये लगा लो आपको 50 से 60-70% तक नुकसान कर सकता है। मतलब एक बहुत पोटेंशियल पेस्ट है ये, बहुत ज़्यादा। अगर किसान भाई को आज किसी बीमारी से डर लगता है तो ये ब्राउन ओपर है जो पैडी को खराब कर सकता है। ठीक है जी। तो इसके लिए आपने दवाई जो रिकमेंड करी है वो पाइमेट्रोजिन, किसी भी अच्छी कंपनी की? जी, किसी भी अच्छी कंपनी की गौब अवस्था के स्प्रे के साथ मिला के डालो। ठीक है जी। तो और स्प्रे शेड्यूल में जैसे एक बीमारी और आती है जिसको नेक ब्लास्ट कहते हैं, गर्दन तोड़ जिसको बोलते हैं। बासमती की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें उसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। जी जी। खासकर 11-21 के अंदर, 17-18 के अंदर फिर भी कंट्रोल है उसका। कंट्रोल है। तो उसके लिए जो किसान भाई खेती करते हैं उसको कैसे समय से नियंत्रण करें कि उसका लॉस से बच सके? उसमें आप निसारे के बाद जो स्प्रे करोगे उसमें यूज होगा आइसोप्रोथिलीन यूज करो। आइसोप्रोथिलीन? हाँ, जैसे टाटा का फ्यूजी बनाता है। ठीक है जी। और ट्रैक्टर ब्रांड का ऑक्टेवा आता है। ठीक है जी। ये यूज करो आप। अगर बहुत ही हाई लेवल पे जाओगे तो पिकॉक्सीस्ट्रोबिन आता है, उसको यूज करो। ठीक है जी। तो मतलब उसके एक स्प्रे से ये डिसीज कंट्रोल हो जाएगी? जी। अगर ज़्यादा कंट्रोल करना है तो ट्राईसाइक्लाजोल भी कर सकता है, लेकिन वो सरकार ने बैन कर दिया है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसान भाई उसको यूज़ करे। ठीक है सर। एक निसारे पे जो हम स्प्रे करते हैं उसमें जैसे मैंने यूज़ किया था एमिस्टार टॉप वाला साल्ट, और पैक्सालोन कोर्टेवा की आती है ब्राउन ओपर के लिए। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट भी अच्छा है, तो मैंने पैक्सालोन यूज़ की थी, अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन जहाँ पे ब्राउन ओपर आ चुका था वहाँ पे पैक्सालोन का असर हल्का रह गया। तो मैं किसान साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको ब्राउन ओपर से बचना है तो ब्राउन ओपर आने से पहले ही पैक्सालोन यूज़ करें। मतलब प्रिवेंटिव स्प्रे पैक्सालोन का करें जी। आने के बाद इसका रिजल्ट नहीं है? आने के बाद रिजल्ट ब्राउन ओपर पे किसी का भी नहीं है। अच्छा जी। वो बहुत जल्दी रजिस्ट कर जाता है। तो कितने, अगर कोई किसान डायग्नोज करना चाहता है वो ऑन एवरेज कितने दिनों पर ब्राउन ओपर की शुरुआत हो जाती है खेत के अंदर? जैसा कि मैंने आपको बताया, गभोट अवस्था में जो स्प्रे करोगे उसमें आप 100 से 120 ग्राम पाइमेट्रोजिन डालो। ठीक है जी। जिसका रिजल्ट 15-17 दिन तक चलेगा, वो पैदा ही नहीं होने देगा। ठीक है जी। उसके बाद जो आप निसारे पे आप पैक्सालोन यूज करो, या फिर आप अब अलग से कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें क्या होगा, 120 ग्राम तो पाइमेट्रोजिन डालो। ठीक है जी। और एक आता है साल्ट डायनेटोफुरान। ठीक है जी। जैसे ओशिन आती है, ओशिन नाम से फेमस है डायनेटोफुरान। ठीक है जी। वो मिलाओ आप 125 ग्राम। ठीक है जी। ये कॉम्बिनेशन आपका सस्ता रहेगा और अच्छा रहेगा, इससे कंट्रोल हो जाएंगी। कॉस्ट कटिंग करनी है। पैक्सालोन तो बहुत कॉस्टली हो गया, 1200 के करीब आता है। ठीक है जी। लेकिन आप अगर ये मिलाओगे पाइमेट्रोजिन 120 ग्राम और डायनेटोफुरान 125 ग्राम, जो कि बहुत सारी कंपनियां अब ये कॉम्बिनेशन करके भी दे रही हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट भी हाई है। किसान अपने या घर पे भी मिला सकता है। घर पे मिलाओगे तो उसकी कॉस्ट लगभग 500-600 रुपये आ जाएगी। मतलब जो 1200 रुपये की दवाई है, अगर वो खुद से कॉम्बिनेशन तैयार कर लेता है तो 500-600 में वही रिजल्ट पा सकता है। सेम रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, वो अलग सॉल्ट है पैक्सालोन का और इसका अलग सॉल्ट है, लेकिन काफ़ी हद तक 80% तक आप अब मैच कर सकते हो। तो ये रहा पूरा स्प्रे शेड्यूल। बिल्कुल। तो एक लास्ट बात जो हम सीखना चाहते हैं, अभी तक तो हमने जो जाना खेती के बारे में, लगभग सारी चीजें वो थी जिसमें इन्वेस्टमेंट हमारी जेब से निकली है। तो खर्चे का थोड़ा सा एक आइडिया ऑन एन एवरेज पर एकड़ के ऊपर, जो ये फर्टिलाइजर के अंदर, जो ये स्प्रे शेड्यूल के अंदर कितना खर्चा इन्वेस्टमेंट आ जाती है इन चीजों के अंदर करीब? ये तो सब मिला के ही बता सकते हैं हम, ऐसे फर्टिलाइजर पे या फिर पेस्ट पे। चलो, प्रति एकड़ धान की फसल के अंदर इन्वेस्टमेंट जो रहती है वो कितनी रहती है? आप हर चीज मिलाओगे तो धान पे यूं लगा लो लगभग 20-22 हजार का खर्चा आ जाता है 1 एकड़ के ऊपर। हाँ, इसमें लगाई भी आ गई है, रोपाई भी, कटाई भी,
फर्टिलाइजर भी, दवाइयाँ भी और स्प्रे भी, सब कुछ आ गया है। सब कुछ 20-22 हजार के अंदर खर्चा रहता है। हाँ जी। ऑन एन एवरेज अगर कोई किसान साथी सेम जो आपने जानकारी दी है, जो शेड्यूल है, इनको सही ढंग से फॉलो कर लेता है तो कितनी प्रोडक्शन उत्पादन एक बासमती की वैरायटी में निकाल सकता है? 20 से 24 क्विंटल तक निकाल सकता है। ये किस पर्टिकुलर वैरायटी के बारे में आप जैसे बता रहे हो? जैसे आप 11-21 लोगे, ठीक है जी। तो 11-21 का हम प्रोडक्शन जो मेरे किसान साथी भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, 20 से 21 क्विंटल ले रहे हैं। ठीक है जी। और 17-18 का जो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं वो 24 क्विंटल तक ले रहे हैं। 17-18 प्रोडक्शन के मामले में 11-21 से ज्यादा है। ठीक है जी। मतलब वो करीब 50 मन 11-21 निकलती है तो 17-18 60 मन तक निकल सकती है। हाँ, 55-58-60 मन निकल सकती है। ठीक है जी। तो आप जो अपने खेतों में जैसे आपने बताया 50 एकड़ के अंदर जो आपका फार्म है जी, उसमें आप कौन सी वैरायटी का जो बंटवारा है, किस हिसाब से वैरायटीज उगाते हैं आप? मैंने इस साल तो ज्यादा तो 17-18 ही लगाया था। सिर्फ 7 एकड़ में मैंने 18-85 लगाया था। 18-85 किसान साथियों 11-21 की किस्म है। हाँ, 11-21 उसी रेट पर ही सेल होती है जी। तो आपने जो एरिया है वो 11-21 का तो घटा दिया और 17-18 का बढ़ा दिया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यही था कि भाई एक खेत में अगर 11-21 वैरायटी को आप बार बार लगाते जा रहे हो तो उसमें रोग ज्यादा आएंगे। ठीक है जी। अगर उसको पलट दोगे, जैसे इस साल 11-21 है, नेक्स्ट ईयर 17-18 लगा लो, नेक्स्ट ईयर 18-85 लगा लो, तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और रोग भी नहीं आएगा खेत में। ठीक है जी। तो इसे मतलब क्रॉप रोटेशन को करना जरूरी है, फसल चक्र को बदलना जरूरी है। हम इसको क्रॉप रोटेशन तो कह नहीं सकते, बस सीड रोटेशन कह सकते हैं। लगा तो हम धान ही रहे हैं, पर उसकी बस वैरायटी ही बदल रहे हैं। ठीक है। जो मतलब फसल चक्र हमने पढ़ा है उसमें तो यही पढ़ा है कि फसल बदलना जरूरी है। फसल बदलना जरूरी। और आप कह रहे हैं कि वैरायटी बदलने से भी फर्क पड़ता है। वैरायटी बदलने से भी फर्क आएगा। तो बहुत बढ़िया कुछ आपसे सीखने को मिला। तो आखिरी में एक बात, जो 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है खेती के अंदर, धान के अंदर, कौन सी चीज ऐसी है जो आपने सीखी है धान से कि इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? क्योंकि आप 50 एकड़ की मैनेजमेंट करते हैं, ऑन एन एवरेज अगर कोई छोटा किसान है 5 से 10 एकड़ का है तो वो हो सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा निकाल ले, लेकिन 50 एकड़ के अंदर एवरेज निकालना, सेम प्रोडक्शन निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको लेबर भी ज्यादा चाहिए। आप एक टाइम पर एक जगह खाद डालना शुरुआत करते हैं तो करीब 10-15 दिन लग जाते होंगे। धान में सबसे ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है जी। आप ये ना सोचो कि ये खेत कमजोर है, ये खेत ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। धान का पता नहीं कौन सा खेत ज्यादा प्रोडक्शन दे जाए। ठीक है जी। आप यूरिया बिल्कुल कंट्रोल तरीके से डालो। आप घबरा के यूरिया एक बैग ज्यादा देगे ना, वहीं आपका ऊपर जाने की बजाय सीढ़ी आपको नीचे ले आएगी। अच्छा जी। धान में आप 40 दिन से पहले यूरिया दो, उसके बाद यूरिया बंद कर दो। किसी भी हाल में आपने यूरिया नहीं देना है। ठीक है जी। अगर आपने 40 दिन के बाद कभी भी यूरिया दिया तो वो आपको रोगों का बुलावा होगा। ठीक है जी। दूसरा, धान में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है स्प्रे। आप 2 स्प्रे तो लगाओ ही लगाओ। गभोट अवस्था का स्प्रे लगाओ, उसके बाद निसारे का स्प्रे लगाओ। जैसा मैंने आपको बताया, दोनों स्प्रे में एक कीड़े की दवाई, एक फंगस की दवाई, ठीक है जी, ये लगानी जरूरी है। और दवाइयाँ भी थोड़ा सा रजिस्टर्ड कंपनियों का यूज करें। ठीक है जी। तो किसान साथियों, ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने धान की फसल के पूरे फसल चक्र के बारे में सीखा और बहुत सी नई बातें भी निकल कर आई जो एक्सपीरियंस से, जो केवल तजुर्बे से सीखी जा सकती है। आखिरी में जो इनकम जनरेट कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि करीब 20 से 22 हजार का खर्चा प्रति एकड़ आ जाता है जी। अगर 50 मन की ऑन एन एवरेज पकड़ कर चले तो कितनी इनकम ऑन एन एवरेज बचत निकल कर आती है धान की फसल में? जैसे आप लोग हम बोल सकते हैं भाई लगभग 75 से 80 हजार का एक एकड़ आएगा अगर आप 50 मन का किला निकाल रहे हो। ठीक है सर। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आप तरीके से चलोगे तो 50 प्लस निकलेगा। 50 प्लस निकलेगा, बिल्कुल। दूसरा, इस बार मैंने 22 एकड़ हार्वेस्टर से निकाल रहा है। ठीक है जी। जो हाथ से काटती है लेबर, उसमें मेरा लगभग 21 क्विंटल निकला है। और जो मैंने हार्वेस्टर से निकाला है उसमें मेरा वजन 24 प्लस में गया है।
तो बहुत सारे किसान घबरा जाते हैं, हार्वेस्टर से नहीं निकलवाना है और लेबर से ही काम करवाना है, लेबर अच्छा काम करेगी, बिजाई कैसे होगी। घबराना नहीं है। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, लेबर मिलती नहीं है, धान खराब कर लेते हैं। ठीक है जी। हमें क्या करना है, जैसे हमें लगा कि भाई धान मेरा पक गया है और नीचे हमें ब्राउन ऊपर दिख रहा है, तो आप हार्वेस्टर से निकालो, पैदा वही आएगी सेम। ठीक है। हार्वेस्टर से आप यूं लगा लो, वजन आपका 3 क्विंटल तक बढ़ जाएगा, रेट घट जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। मतलब कि जो हार्वेस्टर का धान होता है उसका रेट कम होता है, मतलब बेचने अगर कोई किसान जाता है। बिल्कुल, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का जो धान जाता है उसका रेट इस साल 3200, 3250, 3300 रहा। ठीक है जी। और जो लेबर हाथ वाला धान था वो 3750, 3800 रहा, 17-18। मैंने 22 एकड़ हार्वेस्टर से निकाली और बाकी 28 एकड़ 30 एकड़ जो है हाथ से निकाली। मेरा वही सेम एवरेज आया है, 77-78 हजार का हार्वेस्टर का बैठा और लगभग 78-80 हजार का धान का आया। तो घबराने की जरूरत नहीं किसान को कि भाई लेबर से ही करवाना है, आप लोग हार्वेस्टर का यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। मेन बात है जो समझने की, वो स्टेज मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आप मिस कर गए, आपने देख लिया कि भाई मेरे खेत में ब्राउन ऊपर है, या आप लगा लो भाई नेक ब्लास्ट है, ठीक है, और आप लेबर को ढूंढते रह गए। हाँ जी। आप तो लेबर को ढूंढ रहे हो, खेत को तो बीमारी ने ढूंढ लिया है, रोग ने। हाँ जी। उसको तो कहीं जाना ही नहीं, वो तो वहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। अगर उसको रोकना है तो हार्वेस्टर को बुलाओ और उसको रोको। बिल्कुल सर। लेबर मिलेगी नहीं, खेत खराब हो रहा है, और वो जो आगे फसल लगनी थी उसका टाइम भी लेट हो। पहले मैं भी घबराता था, लेकिन अब क्या है, जागरूक होने की जरूरत है। हम हार्वेस्टर से निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी काम हो जाता है। आपने शायद ये जो पिछला जो तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस है, वहां पर चोट खाई होगी, उसके बाद शायद आप इस चीज पर आए होंगे। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हमारे खेत में भी बीमारी आ गई थी और लेबर मिली नहीं थी। इंतजार में क्या हुआ, होपर इतना आ गया कि खेत में ही धान सूख गया। अच्छा जी। वो गिर जाता है और सूख जाता है, उसमें पता भी नहीं चलता कि दाने गए कहाँ। ठीक है जी। ये जो ब्राउन होपर है ये तो इतना खतरनाक है, 50% तक का नुकसान झेला है हमने। अब क्या हुआ, हमने उसको घुसने ही नहीं दिया खेत में, जिस खेत में आ गया वहीं हार्वेस्टर चला दी। ठीक है जी। उससे क्या हुआ, वो नीचे चिपका रहा पौधे को। हमने जीरी थी जो धान था वो तो निकाल लिया, ऊपर ऊपर से बैठा रहे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। कोई नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो किसान साथियों, अगर आज के एपिसोड में आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही खेती संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे। तो धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद।